नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, हम प्रश्नों का खजाना सीरीज़ के अंतर्गत दूसरी वीडियो लेकर के हाजिर हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको ट्रिक्स 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 ट्रिक के द्वारा प्रश्नोत्तर जो हैं वो याद करवाए जाएंगे। आपने ट्रिक के द्वारा सभी प्रश्नोत्तर याद कर लेने हैं। सभी परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से आएंगे। समय को व्यर्थ ना करते हुए हम चलते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी पर। आज हमारी हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी सीरीज़ 2 वीडियो है। दूसरी वीडियो है उसका पहला भाग अपलोड किया जा चुका है, उसे भी आप देख सकते हो। आज का जो पहला प्रश्न है कि आनंद कांदाबनी पत्रिका जो है, आनंद कांदाबनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 2 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा उत्तर देने के लिए। अब सही उत्तर हम बता रहे हैं कि आनंद कांदाबनी जो पत्रिका है, इसके जो संपादक थे वह कौन थे? वह थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कांदाबनी पत्रिका के संपादक हो जाते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आपको ट्रिक के द्वारा कैसे याद करवाया जाएगा कि जो आनंद को कांदाबनी से प्रेम है। कैसे? आनंद को कांदाबनी से प्रेम। तो यहाँ पर कैसे होगा आपने ध्यान देना है। आनंद से आपका आनंद आ जाएगा, कांदाबनी से आपकी कांदाबनी बन जाएगी और प्रेम से प्रेमघन। इस तरह से आपका यह प्रश्न है जिसका उत्तर है प्रेमघन। और दोस्तों, इसमें जो आपको और ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। डबल धमाका वीडियो है, ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। बहुत से प्रश्न मिलेंगे जो यहीं से पूछे जाएंगे। आपने बने रहना है हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। तो जो आनंद कांदाबनी पत्रिका थी, ये 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जो थे, इन्होंने मिर्ज़ापुर से निकाली थी और यह पत्रिका मासिक थी। इसके पश्चात इन्होंने एक और पत्रिका नागरी नीरद नाम से ही बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने निकाली है, जो कि 1893 ईस्वी को मिर्ज़ापुर से ही निकाली गई है भी और साप्ताहिक थी। इसके पश्चात अगर हम बात करें, इस ऑप्शन में आपको एक महावीर प्रसाद द्विवेदी दिख रहा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम मिलता है, जिन्होंने कि 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें सबसे पहले है कविवचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, बाला बोधनी 1874। जो भारतेंदु की बाला बोधनी नामक पत्रिका है, यह स्त्री शिक्षा से या स्त्रियों से संबंधित पत्रिका मानी जाती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं निकाली हैं, आपने याद रखना है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस से बनारस अखबार नामक जो पत्रिका निकाली, और ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। इस प्रश्न का उत्तर था आनंद कांदाबनी का क्या था? आनंद कांदाबनी का उत्तर था प्रेमघन। और जो प्रेमघन थे, प्रेमघन को क्या है? आनंद को कांदाबनी से प्रेम है। तो दोस्तों, ये थी आपकी ट्रिक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा साथियों जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने ध्यान रखना है इस प्रश्न का। प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, साथ ही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने दे दिया होगा, नहीं दिया तो हम बता देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी इतिहास से संबंधित पुस्तक मानी जाती है। अब इसको याद कैसे करना है? भूमि का हिस्सा 1000 में मिला, भूमि का हिस्सा 1000 में मिला। तो इससे कैसे याद रखोगे आप? भूमि से आप क्या याद रखोगे?
भूमिका, तो जिस किताब में भूमिका का नाम आ जाएगा, और ही से याद रखोगे हिंदी साहित्य, स से साहित्य कितने में मिला है, कितने में मिला है बताइए, 1000 में मिला है। 1000 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ट्रिक्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके द्वारा 2 और पुस्तकें हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 2 और पुस्तकें हैं जो इतिहास से संबंधित हैं। टोटल इनकी एक और मिला दी जाए तो कितनी हो जाती हैं, 3 पुस्तकें हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाती हैं। कौन कौन सी है, पहली हिंदी साहित्य की भूमिका यहीं पर लिखी हुई है। जो दूसरी इनकी पुस्तक है वह है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तीसरी पुस्तक के जो इनका नाम है वह है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब इसी के साथ आपको जो ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिलते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। अब है राम कुमार वर्मा, इसकी भी हमने आपको पहले ट्रिक बताई थी कि राम की आलोचना किसने करी, राम की आलोचना लोगों ने करी और उनके पुत्रों ने करी। कब करी थी, जब उन्होंने सीता मैया को त्याग दिया था। तो यहाँ पर राम की आलोचना, तो आलोचनात्मक इतिहास किसका हो जाएगा, राम कुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, के रचयिता कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके बाद आ जाता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने वाग्मय विमर्श नामक एक पुस्तक की रचना करी है और हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में भी इनकी रचना है। तो यह आपने याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें आपके सामने प्रश्न क्या है, तो जो प्रश्न संख्या 3 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुटज के लेखक कौन है, कुटज के लेखक कौन हैं, आपके ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों जी हाँ, कुटज के लेखक कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचयिता है। अब इसमें आपको ट्रिक क्या बताई है हमने, द्विवेदी ने प्रसाद को कूटा, द्विवेदी ने किसको कूटा, प्रसाद को कूटा। अब द्विवेदी से हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाएगा, प्रसाद इनके नाम का ही आ रहा है, कूटा से क्या बन जाएगा, कुटज। अपने कूटा से आपने याद रखना है कुटज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो इनकी पूछी जाती है। अब साथ ही आपको बता दिए जाए यह इनका एक निबंध संग्रह है। इसके अलावा जो हजारी प्रसाद के निबंध संग्रह हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं हजारी प्रसाद के, उनमें आ जाएगा अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज और आलोक पर्व। ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह हैं। अब इस ऑप्शन में आपको रामचंद्र शुक्ल दिख रहा हो डी ऑप्शन में, तो इसमें क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4, इनके इस तरह से निबंध संग्रह मिलते हैं, जिसमें कि इनके बहुत ही श्रद्धा भक्ति आदि जैसे निबंध मिलते हैं, मनोविकार से संबंधित हैं, समीक्षा से संबंधित निबंध इनके मिलते हैं। फिर इसमें आपको एक ऑप्शन ए मिलेगा कुबेरनाथ राय, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट निबंधकार हैं। इन्होंने प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार, मराल और उत्तर करु नामक निबंध संग्रहों की रचना की है। अब इसमें ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र। साथियों हमने इसमें 3 ही ऐसे जो रखे हैं, क्यों रखे हैं, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जो तीनों हैं इन तीनों को सांस्कृतिक निबंधकार माना जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से जो सांस्कृतिक निबंधकार कौन नहीं है, ऐसे करके भी आ जाता है। तो ये 3 जो हैं वो सांस्कृतिक निबंधकार, संस्कृति से संबंधित जुड़े हुए हैं, इनका विशेष रूप से उसमें नाम आता है। विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध संग्रह हैं उनमें आ जाता है चितवन की छाँव, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, संचारणी, अंगद की नियति, शिरीष की याद आई। शिरीष की क्या आई है, याद आई है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है। तो साथियों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है देखिए कौन सा है। आपने ट्रिक जो देखनी है वो बाद में देखने की कोशिश करनी है, पहले प्रश्न का सही उत्तर देना है। प्रश्न है कि छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है। अब छायावाद का पतन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यह जो रचना है उसके रचयिता कौन है। छायावाद का पतन देवराज, शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण शाही।
तो इसका जो सही उत्तर आपका आ जाएगा वो आएगा देवराज। तो जो छायावाद का पतन के रचयिता कौन हैं? देवराज हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसकी ट्रिक देख लीजिए साथियों कि ट्रिक कैसे बनेगी इसकी। तो जो इसकी ट्रिक है, हमने ट्रिक बना दी है कि देव ने छाया से मिलने का वादा किया। अब देव से क्या बन जाएगा? देवराज बन जाएगा। छाया से मिलने का वादा, छायावाद रचना। अब जिसमें छायावाद का पतन का बात आ जाएगी तो उसमें क्या आ जाएगा? देवराज उसका उत्तर होगा। इन ट्रिक्स के माध्यम से आप बड़ी आसानी से उत्तर पहचान सकते हैं। कैसे? कि देव ने छाया से मिलने का वादा किया, देव से देवराज, छाया से छाया और वाद से दोनों बन जाएगा छायावाद से मिलने का क्या किया? छायावाद का पतन किसकी रचना है? देवराज की है। या फिर इस ट्रिक को ऐसे याद कर सकते हो कि देवराज की छाया बनी रहे। अब देवराज इंद्र जो है उनकी अगर छाया बनी रहेगी तो किसानों की फसलें हरी भरी रहेगी। तो देवराज की छाया बनी रहे, तो छाया से छायावाद और देवराज से आपको पता है देवराज इसके रचयिता हो गए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको और भी बड़े से ऑप्शन दिख रहे होंगे। जो डॉक्टर देवराज हैं इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। जो हम यहाँ पर आपको प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, आप मान करके चलिए प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। इनको बहुत ध्यान से आपने नोट डाउन करना है। विजय देव नारायण शाही इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है। इन्होंने एक जायसी पर रचना लिखी है जो जायसी नाम से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। साहित्य और साहित्यकार का दायित्व भी इन्हीं की रचना है। छठवां दशक और साहित्य क्यों, ये इन्हीं की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अब आगे शांति प्रिय द्विवेदी भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो शांति प्रिय द्विवेदी ने साम्यकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी नामक 3 आलोचनात्मक पुस्तकों की या ग्रंथों की रचना की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति प्रिय द्विवेदी जो हैं इन्होंने क्या क्या करा है? साम्यकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी। अब इसमें एक और प्रश्न आ जाता है, रामविलास शर्मा, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रचनाएं हैं जिनमें आपको प्रमुख हम यहाँ पर बता देंगे। भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनका आ जाता है निराला की साहित्य साधना, जो है एक 3 भागों में इन्होंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रश्न आता है जो निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन है? तो रामविलास शर्मा है। तो इसके पश्चात हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 पर। तो जो प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों प्रश्न ऐसा आएगा कि रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, साकेत, पद्मावत या कबीर ग्रंथावली, इनमें से किसमें सर्ग हैं, किसमें खंड हैं, किसमें समय है और किसमें कांड है। विद्यार्थी क्या हो जाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने एक ट्रिक बना दी है। तो ट्रिक क्या है आपने ध्यान रखना है कि मानस से राम नाम कान से सुनो। मानस से राम नाम कैसे सुनना है? मानस से जो राम का नाम है कान से सुनना है। तो मानस और राम से आपको क्या याद रखना है? मानस और राम से आपको क्या याद रखना है? ये अपने ध्यान देने की बात है। मानस से रामचरितमानस आ गया, कान से क्या बनेगा? कांड। कान से क्या बनेगा? कांड बन जाएगा। तो रामचरितमानस में क्या है? कांड है। ठीक है दोस्तों, इसको आपने ध्यान रखना है कि रामचरितमानस में कांड है। उसके बाद क्या है? आपकी रचना आ जाती है पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ देखिए कि पृथ्वी के पलटने का समय आ गया है। पृथ्वी के पलटने का क्या है? समय जो है वो आ गया है। तो पृथ्वीराज रासो में क्या है? समय। किसी में खंड होते हैं, किसी में समय होते हैं, किसमें सर्ग होते हैं। तो पृथ्वीराज जो आपका रासो है ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो में क्या आ जाएगा? पृथ्वी के पलटने का समय आ गया या फिर पृथ्वी प्रलय का समय आ गया। तो पृथ्वीराज रासो में आपको क्या मिलेगा? समय मिलेंगे। उसके बाद साकेत आ जाता है। साकेत में आपको एक यहाँ पर ट्रिक दी गई है। साकेत आप देख सकते हैं, साकेत तीसरे नंबर पर है, इसको बी के साथ हमने मैच कर देना है। सर्ग हैं इसमें। ठीक है, रामचरितमानस में क्या थे? कांड थे। पृथ्वीराज रासो में क्या थी? पृथ्वीराज रासो में समय थे। और पद्मावत में क्या है? खंड है। पद्मावत में क्या है? खंड है। तो इनको आपने कैसे याद रखना है? 2 आपको बता दी गई। तीसरी ट्रिक है सर्ग सा केतु। सर्ग सा केतु, सर्ग और सा केतु इसको जोड़ करके पढ़ेंगे, क्या बन जाएगा? केतु, सर्ग सा केतु। तो साकेत में क्या है? सर्ग हैं। आपने ध्यान में रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद
पृथ्वी के पलटने का समय आपको बता दिया गया है। पद्मावती में क्या है, तो खंडहर में पद्मावती की मूर्ति मिली। तो पद्मावत जो रचना है बहुत पुरानी है। यदि उसकी किसी तस्वीर को पाना हो तो वो हमें कहाँ मिलेगी, मूर्ति खंडहर में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, खंडहर में मिलेगी। तो कहाँ पर मिलेगी साथियों, पद्मावती की जो मूर्ति है हमें खंडहर में मिलेगी। तो पद्मावती में क्या है, खंड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिक के द्वारा एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि जो मानस है, मानस से राम नाम कान से सुनो। तो रामचरितमानस में क्या है, कान से कांड। खंडहर में पद्मावती की मूर्ति मिली। पद्मावती में क्या है, खंडहर है, खंड है इसमें, ठीक है, खंडहर में मिली है। और सर्ग सा केतु, तो साकेत में क्या है, सर्ग है। और पृथ्वी के पलटने का समय आ गया, तो पृथ्वीराज रासो में क्या है, समय है। तो यह जो है साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, और विद्यार्थी अक्सर इसमें क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। प्रश्न संख्या अब हम 6 पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 6 है, तो अंधा युग किसकी रचना है। जो अंधा युग है वो किसकी रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है आपका कि अंधा युग के रचयिता कौन है। तो साथियों ये आपको पता होना चाहिए, मोहन राकेश हैं, दुष्यंत कुमार हैं, धर्मवीर भारती हैं, या फिर देश मेहता है। तो इसका सही उत्तर है, क्या है इसका सही उत्तर, अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना प्रश्न है। इससे संबंधित एक प्रश्न आता है कि व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है या किस नाटक से संबंधित है कि व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं। तो यह भी धर्मवीर भारती से संबंधित है। और अंधा युग के रचयिता कौन है, धर्मवीर भारती है। तो यह आपने क्या करना है, याद रखना है। तो साथियों इसमें जो और नाम दिए गए हैं आपको बता दिया जाए। अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती, एक कंठ विस्पाई के रचयिता दुष्यंत कुमार, कुबेर अपने जो है एक और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, खंडित यात्राएं एक रचना है, उसके रचयिता नरेश मेहता है। और मोहन राकेश का नाम है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं। इन्होंने बहुत कम नाटक लिखे हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाई है। इनका एक अधूरा नाटक है, उस पर प्रश्न आ जाता है। बाकी तो आपको पता ही होंगे, आषाढ़ का एक दिन, अपने लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। परंतु जो इनका एक अधूरा नाटक है उस पर प्रश्न आ जाता है, तो वो है पैरों तले की ज़मीन। पैरों तले की ज़मीन किसका अधूरा नाटक है, मोहन राकेश है का है। तो धर्मवीर भारती के जो अंधा युग की ट्रिक है, ट्रिक कैसे बनेगी कि जो भारती है वो युगों से अंधा है। जो भारती है वो क्या है, भारती युगों से अंधा है। तो अंधा से अंधा युग युग बन गया, तो भारती से क्या बनेगा, धर्मवीर भारती। तो साथियों ये जो क्या था आपका छठा प्रश्न था। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। अब हमने कहाँ पर जाना है, प्रश्न संख्या 7 पर जाना है कि हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। हिंदी में हिंदी साहित्य का साथियों यह जो प्रश्न है इसमें हिंदी में हिंदी नहीं आएगा। अब जो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास है वह तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा हुआ है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा हुआ है। जो हिंदी साहित्य का यदि सबसे पहले प्रश्न आ जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है, तो वो आ जाएगा आपका गारसादा तासी। अगर पूछा जाए कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, तो वो जो प्रमाणिक माना जाता है वो शिव सिंह सेंगर का माना जाता है। यहाँ पर प्रश्न में क्या आ गया कि हिंदी में हिंदी आ गया, यहाँ पर आपने ये आना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको आप इस तरह से पढ़ लेना कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का जो सबसे पहले इतिहास लिखा है वो गारसादा तासी ने लिखा है। और हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास में आ जाएगा शिव सिंह सेंगर, जो प्रमाणिक माना जाता है, जो विद्वानों द्वारा प्रमाणिक माना जाता है। परंतु प्रश्न को आपने इस तरह से पढ़ना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो गारसादा तासी ने लिखा है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि साईं का गाना तासी ने सबसे पहले गाया। तो साईं भगवान है, जो साईं का गाना, अब क्या आ जाएगा, साहित्य का इतिहास। तो ऐसा प्रश्न आता है, गाना किसने गाया, गारसादा तासी ने, ग से गारसा, तासी से तासी, सबसे पहले गाया। तो यदि सबसे पहले वाला प्रश्न आता है तो गारसादा तासी ने। अब गारसादा तासी की जो पुस्तक का नाम वो क्या है, इस्तवादालाला लित्रित्यूर एंदुई एंदो स्तानी, यह इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है, जो कि 2 भागों में 1839 और 1847 में प्रकाशित हुई है। तो यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो साथियों इसमें आगे चलते हैं हम
अब हमारा जो प्रश्न आ रहा है आगे, प्रश्न संख्या 8, भाग्यवती के लेखक कौन हैं? भाग्यवती एक ग्रंथ है। मैं अपने कोचिंग स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है भाग्यवती। तो इसके जो लेखक हैं, अब प्रश्न क्या आ रहा है कि जो भाग्यवती है इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो ऑप्शन है श्रद्धा राम फिलौरी, लज्जा राम मेहता, देवकी नंदन खत्री और लाला श्रीनिवास दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा श्रद्धा राम फिलौरी। भाग्यवती के रचयिता कौन है? श्रद्धा राम फिलौरी। अब इसकी ट्रिक को आपने कैसे याद करना है कि श्रद्धा से भाग्य फूल गया, श्रद्धा से भाग्य फूल गया, तो श्रद्धा से फूल क्या बनेगा? श्रद्धा राम फिलौरी, और भाग्य से क्या बन जाएगा? भाग्यवती। आपने शब्दों को पकड़ना है और आपके प्रश्न सही होने लग जाएंगे। यह इस पुस्तक की रचना प्रथम इतिहास के रूप में चर्चा की जाती है कि यह प्रथम इतिहास माना है कई इतिहासकारों ने इसे, परंतु इसमें इतिहास के तत्वों का पूरी ही तरह से समावेश नहीं है। इतिहास नहीं, उपन्यास के तत्वों का इसमें समावेश नहीं है, जिस कारण इसे प्रथम उपन्यास नहीं माना जाता। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो सर्वमान्य रूप से परीक्षा गुरु को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास को माना है। और भाग्यवती की चर्चा है, यहाँ पर हम भाग्यवती की चर्चा कर रहे हैं कि भाग्यवती के लेखक कौन है? श्रद्धा राम फिलौरी है। श्रद्धा से भाग्य फूल गया, भाग्य से भाग्यवती, श्रद्धा से फूल क्या बनेगा? श्रद्धा राम फिलौरी। तो साथियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। तो साथियों आपको बता दिया जाए आपकी ज्ञान के लिए कि हिंदी ज्ञान अखाड़ा द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाई जाती है, जिसमें पूरे भारत में से हमारे पास 33 स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग ले रहे हैं। अब आपने, यदि आपको कोचिंग चाहिए, फिर चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का हो, NTA नेट JRF हो, DSSB हो, मास्टर कैडर पंजाब हो, NVS KVS हो, आपको उसकी यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं है, अभी प्रश्न आगे और भी हैं, तो आपने बने रहना है। आपको हमारी कोचिंग में डेली प्रतिदिन 1 घंटे की क्लास दी जाएगी, साथ ही 1 घंटे की प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी। उसमें आपको डेली 2 टेस्ट मिलेंगे, एक व्याकरण का टेस्ट होता है और एक साहित्य का टेस्ट होता है, जो प्रतिदिन होते हैं। फिर इसके पश्चात एक जो संडे को टेस्ट होता है, संडे को मास्टर टेस्ट होता है, जो 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रिपेयर किया जाता है। और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपको हमारे नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम की हो तैयारी उसकी करवाई जाती है, और आपको अवधारणा, जिसकी मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ, अवधारणा आपको ग्रहण करवाई जाती है। अब यहाँ पर साथियों पंक्तियां हैं कि निम्न काव्य पंक्तियों को कवियों से मिलाइए कि नैया बीच नदिया डूबती जाए, नैया बीच नदिया डूबती जाए, तब लग ही जीवो भली देवो होए ना धीम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो इसमें तो मैंने नाम ले ही दिया, आपको पता लग गया होगा, गुरु सुआ यही पंथ दिखावा। तो इसको भी हमने ट्रिक के द्वारा कि नैया बिच नदिया डूबती जाए, तो जो कबीर की नैया है नदी में डूब गई, तो कबीर की नैया किसकी में डूबी है? नदी में डूबी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका कबीर हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से याद नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि नैना ने कबीर की नैया, नैना ने कबीर की अस्थियां नदी में डुबो दी। तो जिसमें नै से आपका बनेगा नैया, और नदी में नैना, नैया बीच नदिया डूबती जाए। तो यह आपने इसको ध्यान में रखना है कि पंक्ति है नैया बिच नदिया डूबती जाए, एक तरह से उलटबासी का प्रयोग किया हुआ है। तो कबीर की नैया नदी में डूबी, आपने ऐसे याद रखना है कि तब लग ही जीवो भली देवो होए ना धीम। तो यह पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता है रहीम। अब इसकी ट्रिक क्या है साथियों? अब आपने ट्रिक देखनी है, इसकी ट्रिक कैसे है, इसकी ट्रिक पर ध्यान देना है। रहीम धीमे जीवो, रहीम को कैसे जीना है? धीमे से जीना है। तो रहीम धीमे जीवो, जिस पंक्ति में धीमे जीवो मिलेगा तो वो रहीम के लिए कहा गया है। रहीम को कैसे देना है? तो साथियों यह जो ट्रिक्स बनाई जाती हैं आपकी सहायता के लिए बनाई जाती है, ताकि पंक्तियों में आप कंफ्यूज ना हो। आपको एक एक ऐसा शब्द देने की कोशिश की जा रही है जिसमें आपको समझ आ जाए। अगली पंक्ति है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो साथियों जो अजगर होता है, आप सबको पता होगा, जो अजगर होता है उससे कोई छिप नहीं पाता, वो काट ही लेता है जिसने उसको काटना होता है। तो लूक यहाँ पर आपको मिलेगा। आपने इससे याद रखना है कि
अजगर से कोई लूक नहीं सकता या अजगर से कोई लुक नहीं सकता, छिप नहीं सकता। अजगर ने जिसको काटना है वो आपको काट ही लेगा। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो यदि ऐसी बात आती है, अजगर की बात आती है, तो आपने आंखें बंद कर करके मलूक दास के साथ उसको मिला देना है। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा। अब यह पंक्ति किसके साथ जाएगी? जायसी के साथ जाएगी कि गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा। कि इसमें कैसे है? जाओ गुरु वाणी सुनो। जाओ से ज आ रहा है, इससे जायसी, गुरु वाणी सुनो। तो गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं यह, आपको पता होनी चाहिए कि नैया बीच नदियाँ डूबती जाए किसकी है? कबीर की है। तब लग ही जीवो रहीम की है। अजगर करे ना तो अजगर काट ही लेगा, लुक नहीं पाएंगे हम। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा जायसी की है। तो साथियों इस तरह से आपको तैयारी करवाई जाएगी हमारे द्वारा। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से अष्टशाप का कवि नहीं है? विद्यापति, मीराबाई या फिर रसखान। तो जो इसमें सूरदास है, अष्टशाप का कवि है। प्रश्न है कि निम्न में से अष्टशाप का कवि है, तो इसमें आएगा सूरदास। जो विद्यापति, मीराबाई, रसखान ये अष्टशाप के कवि नहीं है। अष्टशाप के आप सब जानते हो कि 8 कवि हैं। उन 8 कवियों की हमने ट्रिक बनाई हुई है KSPK। उस 8 कवियों की ट्रिक क्या है? KSPK जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और GCCN में क्या आ जाएगा? GCCN जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो साथियों KSPK से, K से क्या बनेगा? K से कुंभन दास, S से सूरदास, P से परमानंद दास, K से कृष्णदास। ये चारों किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। ये से गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, ये किसके शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो जो अष्टशाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ जी ने की थी। तो आपने याद रखना है 8 कवि हैं इसमें, 8 की आपको ट्रिक बता दी गई है। आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलोगे, इसको याद कर लेना है। विद्यापति जो है यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने विद्यापति पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी है, जिस कारण जो है विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि मिली है। सूरदास और जो मीराबाई और रसखान है, यह भी कृष्ण काव्य से संबंधित कवि हैं। जब हम भक्तिकाल पढ़ेंगे तो इनकी चर्चा की जाएगी। तो साथियों अब समय है आज की आपको आंसर की देने का। बने रहना है आपने हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। अभी आपके साथ आंसर की भी शेयर की जाएगी। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रश्नों का खजाना सीरीज़ की 3री वीडियो लेकर के आएँ, जिसमें आपको ट्रिक्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, अवधारणा भी ग्रहण करवाई जाएगी। प्रश्नों का खजाना इसलिए कहा जाता है, आपको बहुत सा प्रश्नों का खजाना मिलेगा। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर अपना नंबर दिया हुआ है। नंबर हमारा है 7696067140। तो साथियों आज की आंसर की आप नोट कर सकते हो। जो आज की आंसर की है वो कुछ इस प्रकार है। आज की आंसर की पहले प्रश्न का उत्तर बी आ जाएगा, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ए, छठे का सी, सातवें का बी, आठवें का ए। वैसे आपको इस आंसर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमने अवधारणा ग्रहण करवा दी है। साथियों बने रहें हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। सफलता का एक ही रामबाण है, हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।